हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 18 मई 2022 के। तो आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 18 मई 2022 के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम डेली कुछ क्विज वहां पे करते हैं, वो भी आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो रिसेंटली 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया है। ये डिक्लेयर तो दोस्तों 2021 में ही कर दिया गया था, लेकिन इसको नोटिफाई जो है वो सरकार की तरफ से अभी किया गया है। तो आपने बताना है उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि वो कौन सी स्टेट में स्थित है। वो राजस्थान में स्थित है। तो आंसर यहां से क्लियर है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। तो ये राजस्थान की 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लेता है। ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेता है, ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, और साथ में कोटा डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करता है। राजस्थान स्टूडेंट इसको जरूर याद रखें। और इसको 52nd टाइगर रिजर्व का दर्जा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दे दिया गया है, या आप कह सकते हो इसके लिए कमीशन है सरकार का, जिसको हम कहते हैं NTCA, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रामगढ़ विषधारी जो है वो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसका मतलब इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में थे। कौन कौन से, एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व था, एक जो है वो यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और एक यहाँ पे आपको मिलेगा मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व। तो ये चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान का बन चुका है। और ये जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये 2 एरिया से मिला के बना है। कुछ एरिया रणथंभौर का है, इसमें कुछ मुकुंदारा रिजर्व का है। तो दोनों में से कुछ कुछ एरिया लेके जो है वो इस चौथे टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। इसमें कई तरह के जंगली जानवर जो है वो आपको मिलेंगे। इसमें इंडियन वोल्फ मिल जाएगा आपको, इसमें लेपर्ड मतलब चीता मिल जाएगा, चिंकारा मिल जाएगा, एंटीलोप मिल जाएगा, इसमें भेड़िए मिल जाएंगे, और भी कई तरह के जंगली जानवर जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और रिसेंटली आपको पता है कि एक रिपोर्ट जो है वो लेटेस्ट जो हमारे पास है 2019 की, जिसमें स्टेटस ऑफ टाइगर्स जो है वो बताया गया कि कितने टाइगर जो है वो इंडिया के अंदर हैं। एग्जैक्ट देखोगे तो 2967 टाइगर्स जो है वो इंडिया में हैं, जो 20 अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं। और आपने याद रखना है सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। और दोस्तों याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइगर्स हैं उसमें इंडिया में 70% टाइगर्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी टाइगर्स की, इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व बन चुका है। इसी के साथ आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंट्री ने 2021 की समर डेफ ओलंपिक्स गेम्स जो हैं वो होस्ट की हैं, मतलब उसको जो है उसका आयोजन जो है वो सही तरीके से किया है। तो 2021 की समर डेफ ओलंपिक गेम्स दोस्तों ये होस्ट की हैं ब्राज़ील ने। याद रखना है ए जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। और इस गेम्स का आपने दोस्तों एग्जैक्ट नाम भी याद रख लेना है, इसको कैक्शियास के नाम से जाना जाता है। ये एक जगह है जो कहाँ पे स्थित है, ब्राज़ील के अंदर। 2021 में होनी थी लेकिन 2022 में हो रही है। नाम 2021 ही रहेगा क्योंकि इसको कोविड के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इसका जो एडिशन है ये कौन से नंबर का एडिशन है, ये 24th समर एडिशन है डेफ ओलंपिक्स का। मतलब उन प्लेयर्स की गेम है जिनको सुनता नहीं है, इसलिए नाम दिया गया है डेफ ओलंपिक्स। 1 से लेकर 15 मई के बीच में इसको खेला गया, और कैक्शियस जगह पे खेला गया। कैक्शियस जो है वो कहाँ पे है, ब्राज़ील में स्थित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैक्शियस 2021 के नाम से जाना जाता है। 24th एडिशन जो है वो इस गेम का भी खेला जा रहा है। इसका मोटो है स्पोर्ट्स कम फ्रॉम दी हार्ट्स। तो याद रखना है दिल से जो है वो खेला जाता है स्पोर्ट को, तो उसको प्रेरित करता है क्योंकि सुनता नहीं है, तो इसलिए इन प्लेयर्स का मनोबल बढ़ाना जो है बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक आप कह सकते हो कि मैस्कट सिंबल यूज़ किया गया, काओती नीनो जो है वो सिंबल यूज़ किया गया, जिसका मतलब है प्राइसलेस, जिसका मतलब है एप्रिसिएशन, कि आपको जो है वो तालियों से जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, आपको चीयर किया जाएगा, खुश किया जाएगा। और वेरी लकी भी कहा जाता है इसको, ऑस्पिशियस भी कहा जाता है कि एक ऐसी ओकेजन में आप लोग इसको सेलिब्रेट करोगे तब भी इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। और ये है दोस्तों नीनो, जिसको हम कह रहे हैं कि इसका मैस्केट है, जो इसका सिंबल जो है वो एज सच यूज़ किया जा रहा है।
और आपने याद रखना कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये गेम्स जो हैं वो लैटिन अमेरिकन कंट्री में खेली जा रही हैं और समर में नहीं खेली जा रही हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ब्राज़ील के जो साउथ एरिया है जिसमें ये हो रही हैं गेम्स, वहाँ पे जो है वो इस टाइम पीरियड पे ऑटम चल रहा है, मतलब पतझड़ चल रही है, तो वहाँ पे गर्मियाँ नहीं हैं अभी। और ये तीसरी बार हो रहा है कि गेम जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो रही हैं, मतलब अगर आप देखोगे ये हमारे पास नदर्न हेमिस्फीयर है, ये नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे इन गेम्स को खेला जा रहा है। इससे पहले आप कह सकते हो क्राइस्ट चर्च में इन गेम्स को खेला गया था न्यूजीलैंड के अंदर 1989 के अंदर, और मेलबर्न में खेला जा चुका है ऑस्ट्रेलिया में 2005 में, और ये तीसरी बार हो रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर में इस गेम्स को खेला जा रहा है। और आप कह सकते हो कि इसमें बहुत से एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 2300 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 71 अलग अलग कंट्री से, और टोटल 226 मतलब 226 इवेंट्स में ये सारे के सारे एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो अलग अलग 18 गेम से बिलोंग करते हैं। लेकिन इंडिया ने भी जो है वो बारीक भरकम मात्रा में जो है वो एथलीट्स यहाँ पे भेजे, और इवन यंग एथलीट्स जो है वो भेजे। 65 एथलीट्स इंडिया की तरफ से इस गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और दोस्तों 17 मेडल भी लेके आते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया की तरफ से कुछ यंग प्लेयर्स वहाँ पे पहुँचे, 65 जो हैं प्लेयर्स वहाँ पे पहुँचे, और 17 मेडल्स जो हैं वो लेके आए, और इन 17 मेडल्स में से 8 जो हैं वो दोस्तों गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज हैं। तो बहुत से प्लेयर हैं इसमें, अगर आप नाम लोगे तो इसमें धनुष श्रीकांत हैं, शौर्या सैनी हैं, इसमें वेदिका शर्मा हैं, अभिनव देशवाल हैं, अभिनव शर्मा हैं, दीक्षा डागर हैं, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं। लेकिन पहला स्थान जो है वो यूक्रेन ने हासिल किया है, ये आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और यूक्रेन ने 138 मेडल जीते हैं, जिसमें से 62 जो हैं वो गोल्ड मेडल्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपने इन गेम्स को याद रखना है। और डेफ ओलंपिक गेम्स जो हैं वो डेफ एथलीट्स के लिए है, ताकि एक इंटरनेशनल लेवल पे उनके लिए कोई प्रतियोगिता करवाई जा सके। और इस प्रतियोगिता को कौन करवाता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ISCD, इसका मतलब है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, वो इन गेम्स का आयोजन करती है। और आपने एक बात और याद रखनी है कि ये गेम्स 4 साल में जो है वो खेली जाती हैं एक बार, और ओलंपिक्स के बाद इसी को माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट गेम्स हैं जो स्टार्ट हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स या स्पेशल ओलंपिक्स की तरह इसमें साउंड का यूज़ नहीं किया जाता, लाइक आप कह सकते हो स्टार्टर गन्स नहीं चलाए जाते, इसमें बुल हॉर्न कमांड्स नहीं दी जाती, इसमें विसल नहीं बजाई जाती रेफरी की तरफ से, क्योंकि एज सच ये वो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें जो सुनते नहीं हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कौन सी कंट्री ने 2021 का समर डेफ ओलंपिक गेम्स जो होस्ट किया, ब्राज़ील ने, और एग्जैक्ट जगह है कैक्शियास, जो कि 2021 की गेम्स के तौर पे जानी जाती हैं। ये जगह है ब्राज़ील के साउथ एरिया में। और साथ ही साथ याद रखना है ये 24th एडिशन है। इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज है। 8-1-8 करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री बन चुकी है पूरे ग्लोबल लेवल पे 2021 में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो रेमिटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा रिसीव किया, बाहर से पैसा जो है वो कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों ने भेजा है, और ये कंट्री है दोस्तों इंडिया। तो सी जो है वो इसका आंसर होगा। दूसरा स्थान जो है वो मैक्सिको का है, तीसरा स्थान जो है वो चाइना का है, चौथा स्थान जो है वो इसमें फिलीपींस का है, पांचवा स्थान जो है वो किसके पास है, इजिप्ट के पास है। तो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है। याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया जो है वो रेमिटेंस में टॉप करता है, क्योंकि इंडिया का जो एक रिपोर्ट के अंदर रैंक आया है उसके अकॉर्डिंग 2021 में इतना पैसा जो है वो रिमिट किया गया है, $89.4 बिलियन जो रिमिट किए गए हैं। लेकिन अगर आप 2020 में देखोगे तो $82.73 बिलियन थे। तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो पैसा लोगों ने, जो NRIs हैं, वो इंडिया में भेजते हैं। और इस रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 36 मई 2022, ए वॉर इन ए पैंडेमिक। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो पहले नंबर पे है। और अगर आप देखोगे इंडिया टॉप रिसिपिएंट तो है ही, पैसा जो है वो बहुत से NRIs ने इंडिया में भेजा। लेकिन अगर आप इंडिया की GDP के कंपैरिजन में देखोगे तो 3% की ग्रोथ आपको दिखेगी। और 2022 में ये माना जा रहा है कि रेमिटेंस में इंडिया में 5% ग्रोथ दिखेगी, और 2023 में भी 5% ग्रोथ जो है वो आपको देखने में मिल सकती है रेमिटेंस के अंदर। तो ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से दी गई है, ये बात आपने याद रखना है। और इंडिया का स्थान पहला है, दूसरा स्थान मैक्सिको का है, पहले 2 जो हैं वो आपने याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 350 मिलियन डॉलर जो हैं वो पैसा देने की बात कही है श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये श्रेष्ठ गुजरात बेसिकली है क्या। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि इसमें टोटल पैसा कितना खर्च होना है, जिसमें से इतना पैसा जो है वो कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक जो है वो 350 मिलियन डॉलर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट जो है वो उसको पैसा दिया जा रहा है। और श्रेष्ठ का मतलब है सिस्टम रिफॉर्म इंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात, और जी का मतलब गुजरात है, श्रेष्ठ का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ सिस्टम को अच्छा करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जो है वो गुजरात के अंदर अच्छा करना है। टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की 500 मिलियन डॉलर है, लेकिन इसमें 350 मिलियन डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंड किया जा रहा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा करना है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसमें आप कह सकते हो कि सर्विस डिलीवरी जो है वो अच्छी करनी है, ताकि गर्ल्स जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, और साथ में जो नई बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं उसको किसी तरह से जाना जा सके या किसी तरह से उसको रोका जा सके। तो जो हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की हेल्प चाहिए, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है इसका ओवरऑल प्रपोजल। तो गुजरात के हेल्थ सेक्टर का एक क्लियर मिशन है कि हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना है, अच्छा करना है, मेडिकल केयर को अच्छा करना है, और साथ में गुजरात में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अच्छा करना है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन गुजरात के बारे में जरूर याद रखें, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पास वो भूपेंद्र पटेल जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं। और वर्ल्ड बैंक के बारे में जो है वो जरूर याद रखें। वर्ल्ड बैंक जो स्थापना की गई थी वो 1944 में की गई थी। इसकी मेंबर कंट्रीज 189 हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी स्टेट ने लोक मिलनी या पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है, ताकि जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे दूर किया जा सके। और ये इनिशिएटिव है दोस्तों पंजाब सरकार का। पंजाब सरकार में पहली बार हुआ है, या किसी भी स्टेट में पहली बार हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है किसी फुल फ्लेज स्टेट में, और इसके चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे भगवंत मान, कॉमेडियन कम पॉलिटिशियन इनको कह सकते हैं। तो इनको बनाया गया चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने एक लोक मिलनी नाम से एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें लोगों से मिलेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, और ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, लोगों की जो लंबे समय की जो शिकायतें हैं उसको किसी भी तरह से सरकारी अगर कोई कामकाज में अड़चन आ रही है तो उसको उसी टाइम पे दूर कर दिया जाएगा। और साथ में जो लोगों की प्रॉब्लम है वो एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के थ्रू भी रिड्रेसल करने की सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों के कारण जो है वो रुकी हुई है वो दूर की जा सके। तो इसका मतलब जो लोग हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि एट ए टाइम जो है वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो स्पॉट की जाएगी, उसी टाइम पे उसको देखा जाएगा, उसी टाइम पे उसको सॉल्व कर दिया जाएगा अगर किसी भी कारण से वो रुकी हुई है। इससे पहले जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे वो जनता दरबार के नाम से इस तरह का प्लेटफॉर्म चलाते थे, लेकिन अब इसको लोक मिलनी के नाम से स्टार्ट किया गया है। तो चीफ मिनिस्टर मैं पहले ही बता चुका हूं भगवंत मान जी हैं, और गवर्नर यहाँ पे हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ने इंडिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, कि अगर आपकी कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो डेंटल हेल्थ में भी महंगी हैं, उसका इलाज करवाना महंगा पड़ रहा है, तो आप डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। ये पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से स्टार्ट किया गया, तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो आप देख सकते हो पीएनबी मेट लाइफ की तरफ से इंडिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इस इंश्योरेंस के तहत जो है वो आपको फिक्स्ड बेनिफिट जो है वो दिए जाएंगे। अगर आप ओपीडी में जाते हो, आपका कोई एक्सपेंस है, आपका मेडिकल खर्चा है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको चाहिए, कोई भी जनरल डेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आपको मिल जाएगा। इवन पीएनबी मेट लाइफ ने इसके लिए 340 डेंटल क्लिनिक जो हैं वो इंडिया के अंदर उसके साथ टाई अप किया है। इवन जो बहुत ही फेमस हैं जैसे क्लोव डेंटल है या सबका डेंटिस्ट इस नाम से है, मतलब ये दो बहुत बड़े डेंटल क्लिनिक हैं, पूरी चेन है पूरे इंडिया के अंदर, अलग अलग लोकेशंस में इनके टाई अप्स हुए हैं ताकि पॉलिसी होल्डर्स को बेनिफिट जो है वो मिल सके।
और साथ ही साथ एक और हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया, वो भी इंडिया का पहला है, और वो है इंडिया का पहला मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस, और ये लॉन्च किया है कंपनी एक्सा फ्रांस ने, और एक्सा फ्रांस की जो इंडिया डिवीजन है उसने इसको लॉन्च किया है। इसमें मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 1 लाख रुपए तक का दिया जाएगा, और इसमें अगर आप हॉस्पिटलाइज कर लिए जाते हो उसके चार्जेस जो है वो 1 लाख रुपए तक जो है वो ये इंश्योरेंस पॉलिसी देगी, और 25,000 रुपए तक आपको मिलेंगे अगर आप कोई कंसल्टेशन जो है वो करते हो, कोई थेरेपी लेते हो, कोई साइकेट्रिस्ट को दिखाते हो, या किसी भी तरह की कोई थेरेपी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये सारा खर्चा जो है वो इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है 2 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से लिया गया है। इंडिया का पहला मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस एक्सा फ्रांस इंडिया डिवीजन ने लॉन्च किया है, और इंडिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पीएनबी मेटलाइफ ने लॉन्च किया है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का? तो याद रखना है, ये बेसिकली अपॉइंटमेंट आप कह सकते हो, लेकिन ये जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया है। करंटली वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, और इनका नाम है रविंदर सिंह ढिल्लन। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो रविंदर सिंह ढिल्लन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया, क्योंकि करंटली ये चेयरमैन हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, और उनको साथ में चुना गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों करना पड़ा सरकार को? क्योंकि इससे पहले ये जो चेयरमैन थे इस ऑर्गेनाइजेशन के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के, वो थे SKG रहाते जी। लेकिन SKG रहाते जी जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो है वो सेक्रेटरी बना दिया गया, तो ये पोजीशन खाली पड़ी हुई थी, इसलिए एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है रविंदर सिंह ढिल्लन को। और रविंदर सिंह ढिल्लन का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है। पावर सेक्टर इनिशिएटिव जो है वो इन्होंने स्टार्ट किए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान में है, और साथ ही साथ इनका फोकस रहा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर सके, उसको इंडिया के अंदर बढ़ा सके। तो इसलिए ये रोल जो है वो बहुत अहम है। इसी के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है फ्रांस का? 1 लाइनर क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से याद रख लें। किसको नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है? और चुनने का अधिकार जो है वो दोस्तों प्रेसिडेंट के पास होता है। तो प्रेसिडेंट जो फ्रांस के हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो उन्होंने सिलेक्ट किया है एलिजाबेथ बॉर्न को। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो कंट्री की नई प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की कौन होंगी? एलिजाबेथ बॉर्न होगी। चुना गया है इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से, रिसेंटली इलेक्शन किए गए थे। तो आप देख सकते हो इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से लेबर मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न को फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर जो है बनाया गया है। इससे पहले ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुकी हैं, इकोलॉजी मिनिस्टर रह चुकी हैं, और लेबर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। इससे पहले जो हैं एक वुमेन और बन चुकी थी प्रेसिडेंट, उनका नाम था एडिथ क्रेसन 1991-92 में। तो इसका मतलब एलिजाबेथ बॉर्न ऐसी दूसरी महिला हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनी हैं फ्रांस की। और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जीन कैस्टेक्स थे, और ये लीड कर रहे थे 2020 से पूरी कैबिनेट को, लेकिन अब पूरी कैबिनेट को लीड करेंगी एलिजाबेथ बॉर्न। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाईएस्ट अमाउंट जो है वो फ्रॉड केसेस के कौन से बैंक के साथ रजिस्टर्ड हैं? अगर हम अमाउंट की बात करें फ्रॉड केसेस में जो हुई, वो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से बैंक के अंदर रजिस्टर्ड है? ये RBI का डाटा कहता है। तो RBI का डाटा एक RTI के थ्रू जो है वो डाला गया था, जिसके थ्रू ये पता लगा कि पंजाब नेशनल बैंक का पैसा जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रॉड में यूज़ हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए हैं, अगर हम फाइनेंशियल लेवल पे या मॉनिटरी लेवल पे इसको देखें। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो टोटल फ्रॉड्स हुए हैं वो 431 फ्रॉड्स हुए हैं, लेकिन इसकी अमाउंट बहुत बड़ी है, 9,528 करोड़ रुपीस जो हैं वो उसका फ्रॉड हुआ है। तो आप देख सकते हो टोटल फ्रॉड जो हैं वो अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो 51% जो है वो कम हो गए हैं। अगर आप 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ध्यान से अध्ययन करोगे RBI के अकॉर्डिंग, तो उसमें 51% फ्रॉड्स जो है वो कम हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले फ्रॉड्स की जो वैल्यू थी, जो रकम थी, वो 81,000 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब ये 40,000 करोड़ के आसपास हैं। तो लगभग 51% का जो आप कह सकते हो कि फ्रॉड जो है वो कम हुआ है। और फ्रॉड केसेस भी जो हैं वो कम हुए हैं, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे 9900 जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं फ्रॉड के, लेकिन इस बार 7900 जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रॉड पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ है, 9,528 करोड़, और टोटल केसेस हैं 431। लेकिन अगर आप टोटल नंबर ऑफ केसेस देखोगे तो आपको SBI के दिखेंगे।
और उनके जो फ्रॉड की वैल्यू वो कम है, क्योंकि छोटे फ्रॉड जो हैं वो एसबीआई के साथ हुए हैं, तो इसलिए उनकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो फ्रॉड के एसबीआई के ज़्यादा हैं। कैनरा बैंक के नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है, लेकिन फ्रॉड वैल्यू एज कंपेरेटिव टू नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉड जो है वो कौन से बैंक के साथ हुए हैं, कैनरा बैंक के साथ हुए हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने जो है वो खास तौर से याद रखनी है। तो 51% जो है वो टोटल गिरावट है फ्रॉड्स में, और ये आरबीआई के डाटा के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो एसबीआई क्या कहता है, पंजाब नेशनल बैंक का क्या है, कैनरा बैंक का, ये तीनों बैंक्स का आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। कौन से नंबर पे इंडिया जो है वो आ चुका है, ये रिपोर्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है OICA, उसकी तरफ से दी गई है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल्स की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। इसमें पहला स्थान जो है वो चाइना का है दोस्तों, दूसरा स्थान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, और तीसरा स्थान इसमें जापान का है। लेकिन चौथे स्थान पे पहले जर्मनी था, लेकिन अब जर्मनी को रिप्लेस करके कौन आ गया है, 4th नंबर पे इंडिया आ चुका है। तो इंडिया ने जर्मनी को हटा के चौथा स्थान हासिल कर लिया लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आप देखोगे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी इंडिया ने ऑलमोस्ट 37.5 लाख, मतलब 37 लाख के ऊपर जो है वो व्हीकल्स बेच दिए हैं। अगर आप इसको इसके पिछले साल से कंपेयर करोगे तब भी ये ज़्यादा आएगा, और अगर जर्मनी के साथ कंपेयर करोगे तब भी ज़्यादा आएगा। 29 लाख जो है वो जर्मनी ने बेचे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि इंडिया जो है वो जर्मनी को रिप्लेस कर रहा है। इंडिया जो है वो तीसरी लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन जाएगी 2025 तक, क्योंकि जापान ने पिछले साल जो है वो 44 लाख के आसपास जो हैं वो व्हीकल्स बेचे हैं। तो हमें इसको क्रॉस करना है, और 2025 तक इंडिया जो है वो इसको क्रॉस कर देगा। और पहला स्थान मैं बता चुका हूँ चाइना का है, दूसरा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, तीसरा जापान का है, चौथा इंडिया का है, और पांचवा जो है वो किसका है, जर्मनी का। तो इंडिया जो है वो जापान को भी रिप्लेस कर देगा 2025 तक। तो एक स्टैटिक डाटा है, इसको याद रखें। अगला आते हैं क्वेश्चन स्लाइड से दोस्तों। आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेपाल पहुंचे हैं, लुम्बिनी पहुंचे हैं 16 मई 2022 को। 16 मई को जो है वो एक खास दिन बनाया गया, बुद्ध पूर्णिमा बनाएगी। इस दिन माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध को मोक्ष मिला था और भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो एक ही दिन हुई थी, इसलिए जो है वो बुद्ध पूर्णिमा को इस दिन मनाया जाता है। 16 मई को मनाया गया, तो 16 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पे पहुंचे। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा जी ने उनको इन्वाइट किया था, तो वो वहाँ पे पहुंचे। और आप कह सकते हो कि ये नेपाल का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 5वां विजिट है, लेकिन लुम्बिनी में वो पहली बार गए हैं। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक सिस्टर सिटी रिलेशन जो है वो एक साइन हुआ है लुम्बिनी के बीच में और कुशीनगर के बीच में, क्योंकि दोनों ही धार्मिक स्थल जो हैं वो आप कह सकते हो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, और दोनों बुद्धिज़्म की कॉमन हेरिटेज को दर्शाते हैं। तो इंडिया और नेपाल जो हैं वो आपस में एक बहुत अच्छा कनेक्शन जो है वो शेयर करते हैं, और दोनों कंट्रीज आपस में इस रिलेशन को और मजबूत करना चाहती हैं। तो दोनों कंट्रीज ने कई तरह के MOU जो हैं वो आपस में साइन किए, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई MOU याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया ने बहुत से पैक्ट जो हैं वो साइन किए हैं। एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता है इंडिया, कल्चर, एनर्जी या पीपल टू पीपल एक्सचेंज को इंडिया आगे बढ़ाएगा इन MOUs के थ्रू। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हरदीप सिंह पुरी जी ने, उन्होंने एक आप कह सकते हो सेमिनार का उद्घाटन किया है जिसका नाम है प्लम्बेक्स इंडिया। ये इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टैंड लोन एग्जीबिशन है, जिसमें प्लम्बिंग, वाटर सैनिटेशन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को दर्शाया जाता है, जो कि हमारी पानी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके बारे में बताया जाता है, और किस तरह से आप पानी का बेहतर यूज़ कर सकते हो उसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो इसी दिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक भारत टैप नाम का इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। और भारत टैप का मतलब है कि ऐसे टैप्स का हमने निर्माण करना है जिसमें लो फ्लो हो, मतलब बहुत ही तेज़ी से फ्लो ना आए। सैनिटरी वेयर को बहुत ही अच्छे से निर्माण करना है ताकि हम वाटर कंजम्पशन को कम कर सकें सोर्स लेवल पे, मतलब अगर पानी का हम यूज़ कम कर सकें तो पानी की जो प्रॉब्लम है हम उसको दूर कर सकते हैं, और 40% पानी की जो वेस्टेज है वो हम इससे रोक सकते हैं अगर बहुत ही अच्छा सैनिटरी जो है वो हमारे पास होगा। और इसके रिजल्ट से जो है वो आप कह सकते हो लोगों में ये मैसेज भी जाएगा कि ट्रांसपोर्ट लेवल पे या प्योरिफिकेशन लेवल पे या पंपिंग लेवल पे हमने पानी को बचा के रखना है। इसी के साथ जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो स्पेशली कहा गया है अलग अलग लोगों को, ताकि वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो लोगों के द्वारा भी किए जा सकें, और साथ में सोर्स एंड मतलब जो लाइक टैप बनाने वाली कंपनीज हैं, जो पाइप्स बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको भी ये चैलेंजेस दिए गए हैं।
साथ में निर्मल जल प्रयास इनिशिएटिव भी जो है वो लॉन्च किया गया है और इसके तहत जो है वो 500 करोड़ लीटर जो है वो पानी बचाना है हर साल। इस इनिशिएटिव का भी उद्घाटन जो है वो किया गया। हरदीप सिंह पुरी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने प्लम बैग्स इंडिया नाम के एक एग्जीबिशन को लॉन्च किया। इसी के साथ आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन उससे पहले एक सेक्शन रह गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम वीडियो को आप देख सकते हैं, सारी की सारी वीडियोस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई 2022 को मनाया गया। हर साल 17 मई को इस दिन को मनाया जाता है ताकि हाइपरटेंशन को रोका जा सके, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि इसको किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है और किस तरह से हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। हाइपरटेंशन का ये भी मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और कौन सी कंडीशंस हैं जो इस तरह से ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं और किस तरह से हम ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए थीम जो है वो इसका खास तौर से रखा गया है, मेजर योर ब्लड प्रेशर। अपने ब्लड प्रेशर को मापो सही तरह से, एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, फिर इसको देखो सही तरह से, इसको कंट्रोल करना है और लंबे समय तक जियो। तो थीम क्या बना? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। आप कह सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें 51% जो है वो फ्रॉड्स कम हो गए, 40,000 करोड़ के आसपास आ गए। आरबीआई का डाटा कहता है, हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। सेबी ने कुछ रूल्स को नोटिफाई किया है जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ाएंगे सीआईएस के अंदर। सीआईएस का मतलब है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स रेगुलेशंस, जो कि इसकी गाइडलाइंस जारी की गई थी 1999 में, और पहली गाइडलाइंस जारी की गई थी तब से लेके कोई भी अमेंडमेंट जो है वो इसमें नहीं की गई है। तो इसमें आप कह सकते हो क्राइटेरिया जो आप नेटवर्थ से रिलेटेड क्राइटेरिया है, या आप कह सकते हो कि इन स्कीम्स के लेकर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस किए गए, सच आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड एक कंपनी है ई एंड या आप कह सकते हो एटीसेलेट, इन्होंने 9.8% स्टेक वोडाफोन का खरीद लिया $4.4 बिलियन के अंदर। तो सिर्फ इस लाइन को याद रखना है कि कौन सी कंपनी ने कौन सी कंपनी का स्टेक जो है वो खरीदा है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2022 में 17 मई को मनाया गया। और फ्रेंड्स, इसका मेन मकसद यही है कि इंटरनेट या कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो सोसाइटी और इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है और किस तरह से हमने सही तरीके से उसको यूज़ करना है। और 17 मई इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन जो है वो 17 मई को हुई थी, और इवन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की शुरुआत भी 17 मई को की गई थी। और इसका थीम जो है वो क्या है? वो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग, ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम सही तरीके से जो है वो आगे बढ़ा सकें। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है वो 17 मई को मनाया गया। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीपी को मॉनिटर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तभी जो है वो आप लंबे समय तक जो है वो जी सकते हैं, लंबे समय तक आगे बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया 17 मई को बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है एक मैसेज देने के लिए, ताकि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो दोस्तों एक कोई बीमारी नहीं है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 1990 में कहा गया था, और इसको होमोसेक्सुअलिटी को बीमारी का दर्जा खत्म करने में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक मैसेज देता है कि हमने कोई वायलेंस नहीं करनी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी उन लोगों के साथ जो कि आप कह सकते हो कि नेचुरली जो है वो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल आइडेंटिटी है। हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा, वो भी हमारी ही तरह हैं तो उनको हमें एक्सेप्ट करना होगा। और इसका थीम क्या है? आर बॉडीज, आर लाइव्स, आर राइट्स। तो यार हमारी जिंदगी है, हमारा शरीर है, हमारे ही राइट्स होंगे, तो किसी और को अधिकार नहीं है कि हमें किसी तरह से जज कर सके, हमें जो है वो आगे बढ़ने से रोक सके। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 16 मई 2022 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि स्मार्ट मनी रेफर्स टू, स्मार्ट मनी का मतलब क्या है? तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा कि स्मार्ट मनी का यहाँ पे मतलब है क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको कोई कैश में पैसा नहीं मिलता, एक तरह से बैंक आपको पैसा दे देता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। वो भी आपको कैश की फॉर्म में यूज़ नहीं करना, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड्स में कैश को निकालने की भी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो स्मार्ट मनी का यहाँ पे मतलब है क्रेडिट कार्ड्स। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है द असेस टोटल एक्सपेंडिचर
ओवर टोटल रिसीट इज नोन एज। तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, खर्चा बढ़ जाए, लेकिन इनकम कम है, तो उसको क्या कहेंगे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर? तो दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। लेकिन यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन दोस्तों लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।